Started subject business analytics, unit 5, lesson 6, predictive and textual analytics. Okay, predictive and textual analytics, हम prediction जो करते हैं textual analytics जो होता है उसके बारे में lesson 6 unit 5. So predictive and textual, ठीक है, ईच हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड टेक्निक, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है और दोनों की ही अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं. ठीक है. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो होता है ऑफन रेफर टू एज एडवांस्ड एनालिटिक्स. ठीक है. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्यों एडवांस होता है? क्योंकि हम उधर प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना. टेक्सचुअल एनालिटिक्स तो जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसका एनालाइज कर रहे हैं. प्रिडिक्टिव इज प्रिडिक्शन जो हमने की है, तो इसलिए जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होता है उसको हम थोड़ा एडवांस एनालिटिक्स कहते हैं. इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद बिजनेस इंटेलिजेंस, गिविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्शनेबल इनसाइट्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, कि हम सही से डिसीजन मेकिंग कर सके, प्लानिंग कर सके. फॉर इंस्टांस जैसे कि हमने एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट इट विल मेक अ फ्यू ईयर्स लेटर बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स ऑफ सेल्स, कि अभी हमारी ऐसी सेल्स चल रही है उसके बेसिस पे हमने फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएंगे. तो ये हमारी क्या हो गई? प्रिडिक्टिव हो गई. राइट. ट्रेंड्स के बेसिस पे सेल्स, कस्टमर डेमोग्राफिक, रीजनल परफॉर्मेंस, दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. इट यूजेस टेक्निक्स सच एज डेटा माइनिंग, एक डेटा माइनिंग होती है, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आउटकम को, लाइक फ्यूचर प्रॉफिट और अदर फैक्टर्स दैट मे बी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो इसलिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन मॉडर्न हाई वेलोसिटी कॉमर्स बिजनेस जनरेट मैसिव स्ट्रीम्स ऑफ बोथ नंबर्स और नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट. टू ट्रांसफॉर्म दिस डाटा, इस डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मार्केट वैल्यू में, ताकि वैल्यू बने कुछ. डेटा साइंस यूज करता है दो प्राइमरी एनालिटिक्स डोमेन्स. कौन कौन सी? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और टेक्सचुअल एनालिटिक्स. टुगेदर दे फॉर्म द कोर फ्रेमवर्क. दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक कोर फ्रेमवर्क बनाते हैं ऑफ एडवांस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस. जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होता है वो एक इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है जो बिल्ड करता है मैथमेटिकल मॉडल्स को. इज एन इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो बिल्ड करता है मैथमेटिकल मॉडल्स को. हिस्टोरिकल डेटा सेट, हिस्टोरिकल डेटा सेट जो पुराने हमारे डेटा सेट्स है उनके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करता है, फोरकास्ट करता है रिगार्डिंग फ्यूचर सेल्स ट्रेंड्स बिहेवियर्स. बाय अप्लाइंग एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स यूज होती है कि कैसे कैसे चल रहा है, उनको यूज करके स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन कैन एंटिसिपेट मैट्रिक्स, उनको एंटिसिपेट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, पीवी रेशियो होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, वो सब, एसेट फेलियर विंडोज और कस्टमर चर्न रेट्स. एट इट्स कोर इट रिलाइज ऑन रिग्रेशन टेक्निक एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू एस्टिमेट पैटर्न्स, ताकि पैटर्न्स को वो समझ सके और रिड्यूस कर सके ऑपरेशनल रिस्क को. ऑपरेशनल रिस्क, 3 टाइप्स ऑफ रिस्क होती है. कौन कौन सा? ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क. इन दोनों का जो कि कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंस को निकाल के. ऑपरेटिंग कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग रिस्क कैसे निकलता है हमारा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और ये निकलता है ईबीटी सॉरी ईबीआईटी. हमारा जो ऑपरेशनल रिस्क होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसने पढ़ रखी हो उसको पता होगा, ये 3 होते हैं हमारे लेवरेजेस में होते हैं. ठीक है. ऑपरेशनल लेवरेज जिसको कहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क जिसको कहते हैं ऑपरेशनल, ठीक है, फाइनेंशियल और कंबाइंड. जो ऑपरेशनल होते हैं उनका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन ईबीआईटी. ईबीआईटी इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और फाइनेंशियल में होता है ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है. ये ऐसे निकलता है. जो कभी कभी ईपीएस भी हो जाता है, इसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर. और कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? ऑपरेशनल इनटू फाइनेंशियल, ऑपरेशनल इनटू फाइनेंशियल. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम सेल्स अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी और ईपीएस. तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं सेल्स अपॉन ईपीएस. ठीक है. ओके. तो ये होता है. अब इसमें ऑपरेशनल रिस्क को ये कम करता है. ठीक है. कंकरेंटली जो टेक्सचुअल एनालिसिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चरल सिमेंटिक पार्सिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल कलेक्शन, जैसे कि कंज्यूमर के रिव्यूज जो आ रहे हैं, सपोर्ट ईमेल्स जो आ रही हैं,
सोशल मीडिया फीड्स क्या कह रहा है, तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इनको एनालाइज करना, इनको इवैल्यूएट करना, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल कलेक्शंस को, क्योंकि जो रो नरेटिव टेक्स्ट होते हैं उनको हम डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकते, इनको थोड़ा इन पे काम करना पड़ेगा, इनको अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। For traditional statistical formulas, textual analytics serves as processing bridge. It clean करना पड़ता है डेटा को, स्ट्रक्चर करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है रो वर्ड्स को स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिक मैट्रिक्स में, जो कि अलाउ कर सके ऑटोमेटेड सेंटीमेंट ट्रैकिंग एंड डीप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। तो इसलिए जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस होती है वो क्या होती है, चेंजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है ये, इस चेंजिंग इंडस्ट्री, बिकॉज इट कैन फैसिलिटेट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, ठीक है। बिजनेस को समझने में हेल्प करती है क्या, कस्टमर का बिहेवियर, लीड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग ऑफ हाई वैल्यू प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, ये सब करने में काम आती है। फ्रॉड के डिटेक्शन में, क्रेडिट स्कोरिंग, चर्न एनालिसिस, ये सब। और टेक्सचुअल एनालिसिस क्या होता है, सिमेंटिक एग्जामिनेशन होता है और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम टेक्सचुअल डाटा का इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इनसाइट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है। अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स यूज होते हैं इसको करने के लिए, और जो टेक्सचुअल एनालिसिस है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके रो टेक्स्ट को ढंग से इज्जतदार को स्ट्रक्चर्ड मैनर में करने के लिए टेक्सचुअल एनालिसिस रियली क्या है, बैकबोन है ये, इट इज अ बैकबोन ऑफ नंबर ऑफ फील्ड्स, जैसे कि मार्केटिंग, सोशल साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, टू नेम ओनली अ फ्यू इन garnering valuable insight from huge streams of unstructured text. So this is a backbone. Textual analysis is the backbone of number of fields. Now, simple linear regression model. What is it? So it is a foundational statistical model. इज अ फाउंडेशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल, एक फाउंडेशन है, एक बेस स्टैटिस्टिकल मॉडल का जो यूज होता है एग्जामिन करने के लिए, एग्जामिनिंग एंड क्वांटिफाइंग द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंटीन्यूअस वेरिएबल, जो दो कंटीन्यूअस वेरिएबल है उनके बीच में क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर वेरिएबल जैसे कि एक्स है, एक इंडिपेंडेंट है और एक हो गया डिपेंडेंट कंटीन्यूअस आउटकम वेरिएबल वाई, एक्स और वाई, एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट कंटीन्यूअस, ओके। द कोर मैथमेटिकल प्रीमाइस यानी assumption है, assume करते हैं that the underlying real world association can be adequately represented by a straight line, कि हम इसको जो है इस मैथमेटिकल प्रीमाइस क्या लेते हैं कि इस कोर मैथमेटिक को हम एक लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हैं, लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंटेड बाय रैंडम वेरिएशन। तो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसको हम स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड भी कहते हैं, जो हमें एग्जामिन और प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, क्या, क्वांटिटेटिव रिलेशन, दो कंटीन्यूअस वेरिएबल के बीच में, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। एक जो इंडिपेंडेंट होता है ना, जो इंडिपेंडेंट है उसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं प्रिडिक्टर, जो प्रिडिक्ट करता है प्रिडिक्टर इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट वाले को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स होता है, तो यानी y आपका रिस्पॉन्स है और प्रिडिक्टर आपका x है। ये जो मेथड है हेल्प करता है मॉडल का लीनियर रिलेशनशिप, वही इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। और हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेट मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज एक्सप्रेस्ड कैसे, एज फॉलोज, y इज इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस, ठीक है, e, यानी कि ये क्या है, वेयर b0 और b1 क्या है, ये रहा इंटरसेप्ट टर्म और स्लोप कोफिशिएंट, और ई आपका है एरर टर्म, कोई भी गलती हो जाती है, मान लो जैसे कि हम डिफरेंशिएशन वगैरह करते थे, वो करते थे, उसके अंदर क्या लगाते थे हम, सी लगाते थे विच इज अ कांस्टेंट, तो वैसे ही ये मान लो, पर इसमें ये एरर टर्म है, रेसिडुअल है, जो रिप्रेजेंट करता है रैंडम नॉइज को, जो भी एक्स्ट्राज होते हैं, कोई भी नॉइज हुआ या अनमेजर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है, ठीक है। सो y is equals to beta 0 plus beta 1 x plus e which is your error, ठीक है। यहाँ पे एक y क्या आपका डिपेंडेंट है, वही रिस्पॉन्स है आपका, रिस्पॉन्स, टारगेट या आउटकम वेरिएबल, और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्टर कहते हैं, रिग्रेसर कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं। b0 आपका क्या है, इंटरसेप्ट टर्म,
ठीक है। वैसे तो ये दोनों क्या है, B1 एंड B0, बीटा 1 एंड बीटा 0 और मॉडल कोफिशिएंट, जिनको हम अननोन कांस्टेंट्स कहते हैं, हमें जिनको नहीं पता, अननोन कांस्टेंट्स रिप्रेजेंटिंग इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ठीक है, इंटरसेप्ट टर्म इंडिकेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0, जब x हमारा 0 होगा तो y की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, वो b0 दिखाता है, जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और स्लोप कोफिशिएंट होता है क्वांटिफाइंग द एग्जैक्ट चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या चेंज होगी ऑफ y फॉर ईच सिंगल यूनिट इंक्रीजेज इन x, जब x के अंदर चेंज होगा, जब x के अंदर चेंज होगा तो y की क्या वैल्यू होगी फॉर ईच सिंगल यूनिट इंक्रीजेज इन x, x अगर एक बढ़ गया फिर x प्लस 1 हो गया तो y कितना चेंज होएगा, मतलब द चेंज इज योर स्लोप। ठीक है, p1 इज योर चेंज एंड b0 इज व्हेन x इज 0, तो y क्या होगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, और ये तो एरर है ही आपका जो नॉइज होता है। The very first step is to prepare the data. For this, we need to ensure that the data set is clean and contain no missing values, है ना, उसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू ना हो, तो वो क्या हो, डाटा जो है हमारा क्लीन हो, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, वी नीड टू लोड द डाटा आर यूजिंग फंक्शन, उसके लिए हमें आर में उनको डेटा को डालना पड़ेगा। और वो कैसे डालते हैं, डाटा हमने पढ़ा था ना कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, read.csv को यूज करके, ठीक है, या फिर रीड डॉट टेबल को यूज करके। वंस एक बार डाटा अगर अपलोड हो गया तो उसको हम विजुअलाइज करेंगे स्कैटर प्लॉट पे। उसके बाद वी कैन फिट द रिग्रेशन मॉडल, किसको यूज करके, lm फंक्शन को, देन वी कैन समराइज द मेथड एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द मॉडल, और हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं बाय फंक्शन प्रेडिक्ट। ठीक है, वही दे रखा है कि टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस विद आर, एक डेटा एनालिस्ट को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं 4 प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल स्टेप्स। सबसे पहला डेटा को प्रिपेयर करो, फिर विजुअलाइज करो, मॉडल फिटिंग करो, फिर डायग्नोस्ट करो इवैल्यूएशन को। देखो, लोड डाटा टेबल सिक्योरली वाया फंक्शन जैसे कि रीड डॉट CSV या फिर रीड डॉट टेबल से, और वेरीफाई करो मिसिंग वैल्यूज आर हैंडल्ड, मिसिंग कुछ नहीं रहना चाहिए। उसका डाटा विजुअलाइजेशन, जनरेट एक्सप्लेनेटरी स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट्स हमें दिखा देना एक्स और वाई के, टू कंफर्म दैट लीनियर रिलेशनशिप विजुअली एग्जिस्ट बिफोर फिटिंग द मॉडल्स, कि हैं वो। उसके बाद मॉडल फिटिंग, मॉडल फिटिंग में क्या होता है आपका, यूजर बिल्ट इन लीनियर मॉडल फंक्शन, जो बिल्ट इन लीनियर मॉडल फंक्शन है LM का, वो लगा देंगे हम। वाई एक्स के साथ रिलेशन क्या है, डेटा और डेटा सेट, टू कैलकुलेट द पैरामीटर वैल्यूज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट विल वी डू, वी विल डायग्नोस्टिक, मतलब समरी निकालेंगे हम, समरी मॉडल को यूज करके समरी, एंड इवेल्यूएट द एरर स्ट्रक्चर थ्रू द रेसिडुअल प्लॉटिंग। बाकी जो रेसिडुअल प्लॉटिंग है उसको यूज करके हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर, एरर स्ट्रक्चर निकालेंगे। ये जो LM होता है ये हमारा बिल्ट इन होता है आर के अंदर फिटिंग लीनियर मॉडल्स के लिए। ठीक है, दोनों सिंपल भी हो चाहे मल्टीपल हो, दोनों सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए भी और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए भी। ओके, सो नाउ ये हमारा आ गया। इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन आर के अंदर। ठीक है, देखो, सबसे पहले स्टेप 1 दे रखा है, लोड द स्टैंडर्ड बिल्ड इन मोटर ट्रेंड कार सेट। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर मोटर कार के बारे में लिया था, इसमें भी फिर से मोटर कार के बारे में दे रखा, तो वही ले लेते हैं कि हम सबसे पहले मोटर कार के जो डाटा सेट है उसको हम आर के अंदर लाएंगे, आर एनवायरमेंट में लाएंगे। ठीक है, तो हम उसको किससे लाएंगे, डाटा एम्प्टी कार्स, मोटर कार्स, वही डाटा एम्प्टी कार्स डेटा हम ला रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 जनरेट करेंगे एक्सप्लोरेटरी स्कैटर प्लॉट टू वैलिडेट द वेरिएबल्स विजुअली। हम प्लॉट करेंगे किसको, प्लॉट करेंगे मोटर कार्स को। ठीक है, $HP में, HP हम लेंगे, और मोटर कार MPG याद हो पिछले वाले में हमने पढ़ा था, माइल्स पर गैलन। ठीक है, MPG इज माइल्स पर गैलन और HP इज हॉर्स पावर, यानी कि ये कह रहे हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म करके मोटर कार को हम हॉर्स पावर में काउंट करेंगे और मोटर कार को एक माइल्स पर गैलन में करेंगे, दोनों में करेंगे, इनका वर्सेस चलेगा मेन, फिर लैप पेंगे हॉर्स पावर HP, वाई एक्स आएगा, मतलब एक्स एक्सिस हॉर्स पावर लेगी, और जो वाई एक्सिस है हमारा वो MPG लेगा, माइल्स पर गैलन लेगा। ठीक है, आपका उसके बाद 16 ही आएगा आपका साइज, और कलर आएगा ब्लू। ठीक है, तो स्टेप 3 फिट करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स में, मॉडल करेंगे क्या, LM यूज करके MPG
के बीच में और किसके बीच में रिलेशन दिखाना है, HP के बीच में, और डाटा क्या है हमारा, एम्प्टी कार से। फिर उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे OLS को। OLS वही ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को ट्राजेक्टरी लाइन के अंदर एक्टिव प्लॉट में, यानी वही AB लाइन यूज होगा। क्या, AB लाइन मॉडल कलर रेड LWD2, ठीक है। उसके बाद ये हमने रिग्रेशन लाइन को स्कैटर प्लॉट कर दिया, स्कैटर में प्लॉट करके फिर प्रिडिक्ट करेंगे हम MPG को कार के विद 100 हॉर्स पावर। फिर उसके बाद हम प्लॉट करेंगे रेसिडुअल्स को। देखो, एक्सट्रैक्ट मॉडल समीज कंटेनिंग कोफिशिएंट टी टेस्ट आर स्क्वायर्ड मॉडल्स, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनकी समरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे। तो हमारे पास आउटपुट देखो क्या आएगा, कोफिशिएंट एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड, एरर्स आएंगे हमारे पास, इंटरसेप्ट आएगा यानी V1, ठीक है। हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए, होर्स पावर आएगा हमारे पास, और रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर्स आ गए। या को वैसे सॉल्व करके नहीं आएगा, बस एक समझाने के लिए कि कैसे कैसे कौन कौन सा फंक्शन कब कब यूज होता है, क्या स्टेप से। सबसे पहले क्या स्टेप था कि हमें लाना है, डाटा को प्रिपेयर करना है, फिर विजुअलाइज करेंगे, फिर मॉडल को फिट करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे उसका। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल्स। नाउ कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल्स क्या होते हैं। जब वो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है और जो प्रिडिक्शन इंटरवल्स होते हैं, ये दो क्रिटिकल टूल होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग एनी स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स और प्रेडिक्शंस, ठीक है। मतलब क्या, कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं और जो प्रिडिक्शन इंटरवल्स होते हैं, वो आपके क्रिटिकल टूल है जो कि किस लिए यूज होते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए जो अनसर्टेनिटीज हैं कोई भी स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट के अंदर। जब हम प्रिडिक्शन लगाते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं या एस्टिमेट लगाते हैं अगर हम, तो उसके अंदर कोई भी आपकी अनसर्टेनिटी होती है ना, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कि कितनी है, उसके लिए यूज होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल। When using a fitted regression model to make predictions, it is highly unscientific to present only a single point value. कि एक ही चीज दिखाना है प्रिडिक्शन में, प्रिडिक्शन कर रहे हो एकदम स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, बिकॉज मॉडल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सैम्पल्स, ठीक है। जैसे पॉइंट प्रिडिक्शंस कंटेन अनसर्टेनिटी, उनके अंदर क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। द क्वांटिफाई दिस वेरिएंस स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जनरेट्स टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटरवल बाउंड्रीज। इसलिए दो बाउंड्रीज बना रखी हैं, ठीक है, दो बाउंड्रीज बना रखी, कौन सी, कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल, CI एंड PI। Okay, both of them gives a quantitative indication of ranges. Range दे देता है वो in which the true values are expected to lie, जिनमें हम expect करते हैं, जैसे मान लो 1 से लेके 10 के बीच में वैल्यूज अब lie करेंगी। They play an important role in interpreting and evaluating the regression model. They provide insights into the accuracy of the parameter estimates and range within which individual predictions are likely to fall, जिनमें वो fall करेंगी, ठीक है। तो a confidence interval quantifies the uncertainty surrounding the estimated mean response। तो जो CI होता है आपका, वो quantify करते हैं mean response को of the population, जो given value of X। It provides a range within which the true अनऑब्जर्वेबल एवरेज आउटकम लाई, जहाँ पे जो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है एवरेज आउटकम को, जहाँ पे वो होता है उस रेंज को वो प्रोवाइड करता है। जिसमें कौन सी रेंज, जो अनऑब्जर्व्ड, सॉरी अनऑब्जर्व्ड, जिनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, एवरेज आउटकम लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा कार की फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, हमको वेट देता है 3 टन का। स्टेट करते कि एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी सारे कार की जिनका वेट 3 टन है वो गिरेगा, ठीक है, वो गिरेगा। ये हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा, कि हमने क्या ले लिया, एस्टिमेट ले लिया, एवरेज ले लिया। कन्वर्सली जो प्रेडिक्शन इंटरवल होता है वो क्वांटिफाई करता है अनसर्टेनिटी ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिक फ्यूचर ऑब्जर्वेंस, एक को ही। क्या, इट मस्ट अकाउंट फॉर बोथ द अनसर्टेनिटी द मॉडल पैरामीटर और इनहेरेंट रैंडम एरर, जो एरर आ रहा है आपका उसको भी, और जो अनसर्टेनिटी पैरामीटर है उसको भी, स्टेट विद अ सिंगल डेटा पॉइंट। कंसीक्वेंटली अ प्रेडिक्शन इंटरवल इज ऑलवेज सब्सटैंशियली वाइडर। इसलिए जो प्रेडिक्शन इंटरवल होता है आपका हमेशा वो बड़ा होता है। प्रेडिक्शन इंटरवल क्या होएगा, बड़ा होता है, वाइड होता है। किससे, कॉन्फिडेंस इंटरवल से। कॉन्फिडेंस वाला छोटा होता है देन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर इंडिकेशन बेसलाइन वैल्यूज। जो CI होता है वो किसके लिए होता है, रेंज विद इन विच एक्चुअल मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल लाइज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल X, ठीक है। मीन ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, लाइज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने एग्जांपल दे ही दिया। देखो यहाँ पे कोड में फिट मॉडल प्रिडिक्टिंग माइलेज अगर हम कर रहे हैं प्रिडिक्शन के लिए, देखो मॉडल लिया हमने, एलएम लिया है, एलएम में एमपीजी, ठीक है, एमपीजी डब्ल्यूटी में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डेटा हमारा मोटर कार है, जिसमें हम क्रिएट करेंगे कंटेनर को, तो देखो न्यू व्हीकल, डेटा लिए डेटा डॉट फ्रेम, वेट 3 लिया है, जनरेट करेंगे 95% की अगर कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस, एक सेकेंड, कॉन्फिडेंस इंटरवल फिर हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम मॉडल को, न्यू डेटा को, इंटरवल को कॉन्फिडेंस में, और लेवल जो है वो 95% है, लेवल हमें 95% गिवन था। देखो हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए किसका, प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट मॉडल, प्रिडिक्ट फंक्शन में क्या एट्रीब्यूट्स डालेंगे हम, एक तो मॉडल, मॉडल डब्ल्यूटी का, न्यू व्हीकल का, ठीक है, और इंटरवल कॉन्फिडेंस हम लिखेंगे, कॉन्फिडेंस कितने का, लेवल 1 हमें 0.95 दे रखा है, प्रिंट करो सीआई रिजल्ट को हमारे पास, ठीक है, पीआई रिजल्ट प्रिडिक्ट करेंगे मॉडल डब्ल्यूटी, न्यू डाटा, न्यू व्हीकल, इंटरवल, प्रिडिक्शन, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे प्रिडिक्शन आ गया, लेवल कितना है 0.95, प्रिंट करेंगे पीआई को, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आउटपुट आएगा हुआ, फिर एल डब्ल्यू आर अपर आपके पास जो भी आएगा, और प्रिडिक्शन में आपके पास आ गया, ऐसे करके, तो प्रिडिक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंटरवल कॉन्फिडेंस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन है, बाकी सबको सेम, बस यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, सी आई रिजल्ट, यहाँ पे लिख देंगे पी आई रिजल्ट। उसके बाद हम करें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आउटपुट, जो हमारे पास आए उनका, ठीक है, देखो ये हमारा डायग्राम में अभी बताती हूँ, उससे पहले एज शोन एक्सप्लिसिटली अबव, वेल फिटेड पॉइंट्स एस्टिमेट रिमेन्स 21.25 एमपीजी, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा इससे इसके बीच में है, देखो जो हमने ऊपर निकाला ना उसमें हमारा आउटपुट क्या आया वो छोड़ो कि कैसे निकला, बस ये देखो ये निकला है क्या, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हमारा इतना है, और जो हमारा प्रेडिक्शन इंटरवल है वो इससे इसके बीच में आया है, तो अब हम इसको अगर उसमें दिखाना हो डायग्राम में, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो माइल्स पर गैलन एमपीजी और डब्ल्यूटी व्हीकल वेट, ठीक है, ये आपका x, ये आपका y, एमपीजी में आ रहा है और यहाँ पे डब्ल्यूटी में ये आ रहा है, ये आपकी गई लाइन, ये रिग्रेशन लाइन होती है, ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, देखो ये जो रेड लाइन है, दिस इज योर प्रिडिक्शन लाइन, रिग्रेशन लाइन, और ये जो छोटा हमने क्या बोला, वाइडर क्या होता है, प्रिडिक्शन वाला क्या होता है, वाइडर, कॉन्फिडेंस वाला क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि हमारी ये रिग्रेशन लाइन जाती है, इसके तो जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, और उससे बाहर जो होता है वो होता है प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्शन वाली होती है वाइड, प्रिडिक्शन वाली लाइट रेड वाली है, ग्रीन वाली आपकी कॉन्फिडेंस बैंड है, और ये होगी आपकी रिग्रेशन लाइन, ठीक है, और जो रेड सर्कल है ये इंडिविजुअल पॉइंट है जो एस्केप होता है, कैन एस्केप द सीआई बैंड बट स्टे इनसाइड द पीआई बाउंड्रीज। सो ये जो प्लॉट फंक्शन है हम यूज करते हैं किसके लिए, स्कैटर डायग्राम के लिए, कि स्कैटर डायग्राम बन जाए हमारा, ठीक है, प्लॉट ऑफ वेट वर्सेस माइलेज के लिए, द एबलाइन फंक्शन प्लॉट्स द फिटेड रिग्रेशन लाइन इन, ये जो हमें दे रखी है विड्थ हमारी 2 है, रिप्रेजेंटिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में जो हमारी क्या आ रही है, रिलेशनशिप आ रहा है हमारा, वो आ जाता है, टू शेडेड एरियाज हमें दे रखे हैं आर टू द प्लॉट टू रिप्रेजेंट द कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल्स, द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड, कौन सा कॉन्फिडेंस वाला ग्रीन से हो रखा है, अराउंड द रिग्रेशन लाइन दैट इंडिकेट द रेंज विद इन विच, जो मीन है हमने प्रिडिक्ट किया है, इसमें मीन हमने प्रिडिक्ट किया, दैट इज द रिग्रेशन लाइन दैट इंडिकेट द रेंज विद इन विच मीन प्रिडिक्ट वैल्यूज लाई फॉर अ गिवन कार वेट। सिमिलरली जो प्रिडिक्शन इंटरवल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेड शेडेड एरिया से, विच इज द रेंज इन विच द इंडिविजुअल प्रिडिक्शन फॉर द न्यू डेटा पॉइंट्स आर likely to fall, और finally a legend is added to the top right corner of the plot to distinguish the regression line, confidence interval and prediction interval, यही दे रखा है, ठीक है, तो जो बोथ है दोनों एनालिस्ट है वो क्या काम करते हैं, सर्व एनालिस्ट डिसीजन मेकर्स और रिसर्चर्स को, कि वो क्वांटिफाई कर सके अनसर्टेनिटीज को, बेटर प्रिडिक्शन कर सके एंड ड्रॉइंग अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फ्रॉम रिग्रेशन मॉडल। नाउ नेक्स्ट योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल अभी हम सिंगल वाला पढ़ रहे थे, अब मल्टीपल पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही ये बस क्या है, एक्सटेंशन है किसका, सिंपल लीनियर,
दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड आउटकम्स आर रियरली गवर्न्ड बाय सिंपल आइसोलेटेड इनपुट फैक्टर। रियल वर्ल्ड में तो मल्टीपल लीनियर ही चलता है। To capture complex multivariate dynamic analytical framework extend simple linear into multiple linear regression models। जो MLR models होते हैं are simultaneous relation between a single continuous outcome variable and multiple independent single continuous outcome और multiple independent variables होते हैं। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल है इसमें, जैसे उसमें ऊपर क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था जो सिंगल वाला था, y इज इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर, इसमें क्या बीटा जीरो बीटा वन एक्स वन बीटा टू एक्स टू बीटा थ्री एक्स थ्री और फिर लास्ट में जाके एरर, जितने भी हैं वो बीटा एक्स आते रहेंगे और बाकी लास्ट में एरर है ही बीटा जीरो है स्टार्टिंग में, यही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब ये वैसे यूज क्यों होता है MLR, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल में ये हेल्प होता है। कैसे हेल्प करता है हमें रियल लाइफ में, क्योंकि ये जो मेथड है ये हेल्पफुल होता है व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑन अ सिंगल आउटकम और टारगेटेड वेरिएबल। ठीक है, y जो होता है वो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है, ये हमारा क्या होता है टारगेट वेरिएबल, वही b0 हमारा इंटरसेप्ट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं द वैल्यू ऑफ y व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर जीरो। जब x जो होता है वो जीरो होता है तो y क्या होता है वही होता है वो। वी हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 xn तक जाता है और b1 b2 bn हमारा क्या है और e इज योर एरर। बट इसके ना कुछ एग्जाम्पशंस हैं बेटा, इसके कुछ एजम्पशंस है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। जब ये होएगा तो इसके क्या एजम्पशंस है, टू इंश्योर दैट द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशंस यील्ड ऑप्टिमल अनबायस्ड पैरामीटर्स, कि इसके ऑप्टिमल हो और बायस ना करे ऐसे पैरामीटर्स हो, तो उसकी एजम्पशंस है। क्या एजम्पशंस है इसके, सबसे पहले लिनियरिटी। लिनियरिटी किसकी, कि जो रिलेशन होगा ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में, डिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टर वेरिएबल मस्ट बी लीनियर इन नेचर। डिपेंडेंट और प्रेडिक्टर यानी इंडिपेंडेंट वाला, यानी सिंपली ये कह रहे हैं कि जो डिपेंडेंट है और जो इंडिपेंडेंट है उन दोनों का रिलेशन लीनियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे डायग्नोस्टिक टूल के स्कैटर प्लॉट यूज कर लो, रेसिड्यूअल यूज कर लो, फिटेड वैल्यू पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद है होमोसेडास्टिसिटी। ओके, होमोसेडास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, वेरिएंस ऑफ द मॉडल एरर ई जो है मस्ट रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ प्रेडिक्टर्स। हम जब प्रिडिक्ट कर रहे होंगे तो जो एरर है वो होमो होना चाहिए, जो सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट शुड रिमेन कांस्टेंट ओनली, एरर शुड रिमेन कांस्टेंट। ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या है, वेरिएंस ऑफ द एरर मस्ट बी कांस्टेंट अक्रॉस द रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में क्या आता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर टर्म्स मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल बेल कर्व, ये होता है बेल कर्व। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मेलिटी है उसमें होती है जो एरर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरर टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर स्टैंडर्ड नॉर्मल बेल कर्व आना चाहिए विद मीन ऑफ जीरो, जिसमें मीन जो है वो क्या हो, जीरो हो। रेसिडुअल या एरर टर्म मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे होना चाहिए। और इंडिपेंडेंस क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ऑब्जर्वेशंस उनकी एरर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, नो सीक्वेंस डिपेंडेंसी हो कि ये होगा तब ये होगा, नहीं, अलग अलग होना चाहिए, इसको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है मल्टी कोलिनियरिटी, इसमें क्या होता है, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स मस्ट नॉट एग्जिबिट एक्सट्रीम लीनियर कोरिलेशन विद ईच अदर, मतलब शुड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कोरिलेशन, उन दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर कोलिनियर नहीं होने चाहिए वो। इनका कोड आ गया, अब एस्टिमेट करेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स को। ठीक है, हॉर्स पावर सिलेंडर काउंट्स में, तो MLR मॉडल, ठीक है, LM ले लिया हमने, MPG WT, अब HP को CYL से करना है, यानी कि इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। देखो
एमपीजी को ही डब्ल्यूटी से भी करना है, एमपीजी को ही एचपी से करना है, एमपीजी को ही सीवाईएल से करना है। डाटा हमारे पास एंटी कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए, प्रिंट करेंगे समरी को तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे नहीं आता है, टैबुलर फॉर्मेट वगैरह में आता है, जिसमें बोलोगे स्कैटर में आएगा, स्कैटर में आ जाएगा। एक बारी जब मॉडल हमारा फिट हो गया, जो इंटरप्रिटेशन है कोफिशिएंट की वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हर एक केस में कोफिशिएंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंडेंट है तो वो चेंज होगा। तो वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, फॉर अ 1 यूनिट चेंज इन रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए परफॉर्मेंस एमएलआर की जो परफॉर्मेंस होती है, वेरियस स्टैटिस्टिक्स जैसे कि आर स्क्वेयर्ड, एफ स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यूड एक्स्ट्रा कैन बी यूज्ड। अब जो एमएलआर है इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर मॉडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ रिलेशन, किसके बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में। पर यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है तो इसलिए डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में बाय फिटिंग अ मॉडल एंड इंटरप्रेटिंग द कोफिशिएंट हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इफेक्ट और ईच प्रेडिक्टर। प्रॉपर मॉडल इवैल्यूएशन चाहिए होती है, और ये वाइडली अप्लाइड होता है अलग अलग फील्ड्स में। कहाँ कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में होता है, मार्केटिंग में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में। ठीक है, और इट अप्लाइज वेयर कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स नीड टू बी अंडरस्टूड। ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं वेरिएबल्स के बीच में, जिनको समझा जाना चाहिए, जिसको समझना जरूरी हो सकता है। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, इंटरप्रेट करेंगे क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट को। नाउ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडल कोफिशिएंट इज वाइटल फॉर ड्राइंग वैलिड बिजनेस इनसाइट। हमें सही से बिजनेस का इंसाइट लेने के लिए ज़रूरी है क्या, कि हम करेक्ट इंटरप्रिटेशन करें किसकी, मॉडल कोफिशिएंट की, कि क्या कारणों की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल मूव इन सिंपल टर्म्स एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल, यानी कि वही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का टू द आउटकम वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जिसकी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं प्रिडिक्ट करना, जो आउटकम हम चाह रहे हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है उस डिपेंडेंट वेरिएबल से, कि वो कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज कर रहा है। कंफ्यूजिंग, या इट इज। दे डिटरमाइन हाउ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल would cause the dependent variable to move in simple terms. They describe the relationship of the predictor variable to the outcome. ठीक है, जो प्रिडिक्टर वेरिएबल है आपका, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका रिलेशन प्रिडिक्शन से, प्रिडिक्शन का रिलेशन किससे, इंडिपेंडेंट से, प्रिडिक्टर से। ठीक है, सिंपल ही है वो। अब इंटरसेप्ट है, जो हमारा B0 है, वो क्या है, द थियोरेटिकल बेसलाइन माइलेज ऑफ व्हीकल। जब वेट जो है वो 0 है, हमने बोला कि जब x 0 हो जाएगा तब हॉर्स पावर इज 0, सिलेंडर काउंट इज 0। सिंस द वेटलेस कार कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वेटलेस कार हो ही नहीं सकती, कि वेट ही ना हो उसका, वेट 0 कैसे हो सकता है किसी भी कार का। द इंटरसेप्ट हैज नो डायरेक्ट प्रैक्टिकल फिजिकल मीनिंग, उसका कोई भी B0 का प्रैक्टिकल फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि वेट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल एंकर फॉर द लाइन। वेट कॉफिशिएंट, बी वेट अगर की बात करें, फॉर ईच एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट के इंक्रीज होने पर व्हीकल वेट में, जैसे 1000 lbs, ठीक है, व्हीकल माइलेज ड्रॉप्स, व्हीकल माइलेज गिर रही है 3.17, जितना ज़्यादा वेट बढ़ रहा है उतना ज़्यादा 3.17 माइल्स पर गैलन से ड्रॉप हो रहा है। होल्डिंग ऑल अदर प्रिडिक्टर वेरिएबल्स, होल्ड हॉर्स पावर, सिलेंडर्स कंप्लीटली कांस्टेंट, इन सबको कांस्टेंट लेते हुए चल रहे हैं अगर तो, बिकॉज इट्स पी वैल्यू is less than 0.05, it is highly significant predictor, इसलिए ये एक highly significant predictor हो जाता है। तो इसलिए वेट कोफिशिएंट कैन नेवर बी 0। तो इंटरसेप्ट जो होता है एक तरीके से तो वो मतलब मैथमेटिकली एरर ही बन रही है। और वेट कोफिशिएंट में हम क्या बोलेंगे कि जितना ज़्यादा, जैसे 1000 lbs बढ़ रहा है, 3.17 जो है उसकी माइलेज कम हो रही है। हॉर्स पावर में अगर हम जाएं तो फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन हॉर्स पावर, हॉर्स पावर में जितनी 1 HP से बढ़ रहा है तो माइलेज डिक्रीज हो रही है 0.18 mpg से। बाकी सबको कांस्टेंट लेते हुए चल रहे हैं, तो जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, हॉर्स पावर डज नॉट शो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, वो इतना ज़्यादा हॉर्स पावर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन जो हमारा गैलन है वो डाल रहा है, ये होता है। उसके बाद हम डाटा के डायग्नोस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या, हेट्रोसेडास
हेट्रोसेडास्टिसिटी एंड मल्टीकोलिनियरिटी। हेट्रोसेडास्टिसिटी क्या होता है? हेट्रो यानी चेंज और मल्टीकोलिनियरिटी यानी सेम फुल। क्या हेट्रोसेडास्टिसिटी ऑकर्स व्हेन द वेरिएंस, कब ओकर होता है? जब वेरिएंस जो है रेसिडुअल चेंज का अक्रॉस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल। ये कब ओकर होता है? जब वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल चेंजेस अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ शोइंग एन यूनिफॉर्म स्प्रेड। एक यूनिफॉर्म स्प्रेड नहीं होता। द एरर्स वेरी सिस्टमेटिकली, जो एरर है वो सिस्टमेटिकली वेरी करते हैं, सेम नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं रहते। फॉर इंस्टेंस एरर टर्म माइट ग्रो लार्जर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज इंक्रीजेस। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता है, एरर भी इंक्रीज हो रहा है, क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट फनल और फैन शेप ऑफ फ्लोट। इसलिए वो फनल बन रहा है या फैन शेप बन रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हेट्रोसेडास्टिसिटी। एक होती है होमोसेडास्टिसिटी, जिसका मतलब होता है जो कि कंट्रास्टेड होता है विद हेट्रो, ठीक है, एंड नो मल्टीकोलिनियरिटी। हेट्रोसेडास्टिसिटी क्या है? केस वेयर द वेरिएशन ऑफ एरर्स में डिफरेंस आता है, ऑब्जर्व्ड और जो प्रेडिक्शन की होती है उनसे डिफरेंस आता है। वेरीज द लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस जो व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज, जो स्प्रेड है या डिस्पर्जन है वो भी वैरी करेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? जो स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं ना कोफिशिएंट के, वो बायस्ड होते हैं। द मॉडल में बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट व्हेन इट शुडंट बी, और वाइस वर्सा, या फिर वो नहीं हो जबकि उसको होना चाहिए। रेसिडुअल प्लॉट्स हेल्प एनालिस्ट डिटेक्ट हेट्रोसेडास्टिसिटी, ठीक है। तो उससे क्या होता है? रेसिडुअल प्लॉट एज अ रैंडम क्लाउड अराउंड जीरो पे है तो सब कुछ ठीक है। अगर एरर ऑलमोस्ट जीरो आए तब तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। इफ दे फैन आउट या फॉर्म अ पैटर्न ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस हेट्रोसेडास्टिसिटी में भी प्रेजेंट, तो फिर वो गलत हो जाएगा। पोटेंशियल मेथड क्या है इसको एड्रेस करने का? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो इसलिए मॉडल्स में अगर हमें रिग्रेशन मॉडल के अंदर डिटेक्ट करना है हेट्रोसेडास्टिसिटी, यू कैन यूज रेसिडुअल प्लॉट्स, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन डेंजर क्या है? वाइल heteroscedasticity does not introduce bias into the coefficient estimate themselves, ये अपने आप जो है कुछ भी कॉज नहीं करते। it completely invalidates the calculation of standard error, लेकिन जो स्टैंडर्ड एरर है हमारा उसको तो इनवैलिडेट कर देते हैं ना, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है स्टैंडर्ड एरर। अब वो चेंज हो रहा है तो इसलिए उसको तो कैंसिल कर देते हैं ना, लेकिन मतलब डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन इनवैलिडेट कर देते हैं कैलकुलेशन स्टैंडर्ड एरर की कंप्लीटली। टिपिकली कॉजेज स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ड्यू टू बी अंडर एस्टिमेट विच आर्टिफिशियली क्या करता है? इन्फ्लेट कर देता है स्टैटिस्टिक्स को, जिसकी वजह से फॉल्स डिस्कवरीज होने लगती है। मतलब एक टाइप से मान लो एरर की मिस्टेक हो रही है, एरर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। अब डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये तो डेंजर हो गया कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब डिटेक्शन कर रहे हैं, डिटेक्शन एंड करेक्शन की डिटेक्ट करेंगे फिर करेक्ट करेंगे, क्या गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो analysts identify this condition visually by plotting residual against fitted values using plot fitted model residual model if non-random patterns emerges। देखो मतलब हाँ, एनालिस्ट जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस कंडीशन को? प्लॉट करके। किसको प्लॉट करके? रेसिडुअल्स को अगेंस्ट रेसिडुअल्स यानी वही एरर को फिटेड वैल्यूज के अंदर, अगेंस्ट फिटेड वैल्यूज यूजिंग प्लॉट फिटेड मॉडल। द प्लॉट फिटेड मॉडल यू फंक्शन यूज करके रेसिडुअल मॉडल यूज करके। इफ ए नॉन रैंडम पैटर्न, अगर कोई रैंडम पैटर्न नहीं है, ठीक है, इमर्जेस यानी कि कोई भी एक मतलब मान लो कोई सीरीज बन रहे, कुछ बन रहे, रेमेडी टिपिकली इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, सच एज अप्लाइंग अ नेचुरल लॉगरिथम और यूजिंग वेटेड लीस्ट स्क्वायर। मतलब जो पैटर्न बन रहा है ना, अगर वो रैंडम नहीं है तो यानी वो पैटर्न बन रहा है, और जो पैटर्न बन रहा है जिस वजह से वो पैटर्न बन रहा है, जिस डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से वो पैटर्न बन रहा है, उसको ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये बात हो रही है। तो करेक्शन हो गई ऐसे, और डिटेक्ट कैसे करेंगे? प्लॉट करके। नाउ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग हेट्रोसेडास्टिसिटी, इसमें क्या होएगा? हम क्या यूज करेंगे? प्लॉट फिटेड मॉडल। देखो प्लॉट
मॉडल फिटेड वैल्यूज मॉडल डाली, रेसिडुअल्स डाला, एक्स लैब मीन वगैरह डाल के हमने कर दिया। अब करेक्टिव रेमेडी क्या यूज करेंगे? करेक्ट करने के लिए एलएम लॉग को करेंगे, एलएम और लॉग एमपीजी को हटा देंगे क्योंकि एमपीजी मेन था, उसकी वजह से चेंज हो रहा था डब्ल्यूटी और डाटा इक्वल्स टू मोटर का, तो हमारी जो समरी है वो करेक्ट हो जाएगी क्योंकि एमपीजी की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एमपीजी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे भी। एमपीजी जो है यहाँ पर माइल्स पर गैलन, इसकी वजह से हाईली सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर था। हॉर्स पावर की वजह से कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा स्टैटिस्टिकल नहीं शो हो रहा था, नॉट, है ना, तो इसलिए हम एमपीजी को ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो इसलिए एलएम लॉग करेंगे एमपीजी का। अगर वो कर रहा होता डब्ल्यूटी कर रहा होता तो हम डब्ल्यूटी कर देते, ठीक है। इसी को ही विजुअली प्लेस करना, देखो रेसिडुअल एरर है, यहाँ पे फिटेड वैल्यूज है, उनको कर दिया हम शो। नाउ मल्टीकोलिनियरिटी, ये क्या होती है? मल्टीकोलिनियरिटी कब ओकर होती है? जब दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल में हाईली कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। क्या? मल्टीकोलिनियरिटी। डाटा इश्यू जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर वेरिएबल्स इन अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हाईली कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। दिस क्रिएट्स अ रिडंडेंसी मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द मॉडल टू आइसोलेट द यूनिक। उसकी वजह से वो यूनिक को ढूंढ नहीं पाता, उसको आइसोलेट अकेला नहीं छोड़ पाता। इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेपरेट प्रिडिक्टर वेरिएबल, ठीक है, मेकिंग डिफिकल्ट टू आइसोलेट द यूनिक और इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेपरेट प्रिडिक्टर वेरिएबल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। thereby नॉट मेकिंग इट पॉसिबल टू सेपरेट द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। हम नहीं दिखा पाते, देख पाते, डिटेक्ट कर पाते। द ऑपरेशनल डेंजर क्या आता है इसके? इट लीड्स टू हाईली अनस्टेबल रिग्रेशन कोएफिशिएंट एस्टिमेट, जिसकी वजह से अनस्टेबल रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहता है, स्टेबल नहीं रह पाता। स्मॉल चेंजेस सैंपल डाटा में वो ड्रास्टिक शिफ्ट ले आता है, छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस भी इसकी वजह से, मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से क्या हो जाता है, पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा चेंज ले आते हैं, समटाइम्स इवन रिवर्सिंग देयर साइन, और समटाइम्स ऐसे होता है वो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ऐसे होना पड़ता है मल्टीकोलिनियरिटी में। एडिशनली इट इन्फ्लेट्स द स्टैंडर्ड एरर्स, स्टैंडर्ड एरर्स को वो बढ़ा देता है, lowers the t-statistical and making truly important variables appear statistically insignificant। और ऐसा हो सकता है कि जो इतने important वेरिएबल्स हो उनको इनसिग्निफिकेंट दिखा दे, जो इनसिग्निफिकेंट है उनको इम्पोर्टेंट दिखा दे, ठीक है। तो अब डिटेक्ट कैसे करें इनको? तो मल्टीकोलिनियरिटी इज फॉर्मली डायग्नोस्ड यूजिंग वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VIF यूज करके वी कैन डिटेक्ट द मल्टीकोलिनियरिटी, ओके, हम इसको यूज कर सकते हैं। ये रूल ऑफ थंब थ्रेशोल्ड होता है, इंटरप्रेटेड एज फॉलोज, देखो कैसे, अगर VIF 1 होता है तो कंप्लीट द एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन है ही नहीं। अगर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा तो वेरियांस इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, अगर वेरियांस इन्फ्लेशन हो रहा है और वो 1 से 5 के बीच में है, ठीक है, 1 से बड़ा 5 तक है, तो मॉडरेट कोरिलेशन जनरली एक्सेप्टेबल इन प्रैक्टिस, इतना तक चलता है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा होता है तो मल्टीकोलिनियरिटी बहुत सीवियर है, पैरामीटर्स हाईली अनस्टेबल है और उसके लिए करेक्टिव एक्शन चाहिए होगा अगर VIF 10 से ज़्यादा होगा तो, ठीक है। तो VIF क्या है? एक मेजर है जिससे हम मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A high VIF usually of 10 means the variable is highly correlated with at least one of the other predictor in the model. In case of multicollinearity, the easy solution क्या है? डिलीट कर दो एक correlated variable को, या फिर combine them in one or more meaningful variable, या तो combine कर दो एक या दो को, या फिर जो कॉज कर रहा है प्रॉब्लम उसी को ही क्या कर दो? डिलीट कर दो, हटा दो। तो इसका कोर्स क्या है, देखो इसका कोड क्या आएगा? पहले से लोड द कार एक्सटर्नल पैकेज हम करेंगे, हैशटैग में दे रखा है, देखो लाइब्रेरी कार, हमने कार लाइब्रेरी में से लिया, VIF मॉडल लगाया किसमें? MLR में, उसमें, उसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन में मॉडल में हमने क्या लगा दिया? VIF लगा दिया, तो जिससे अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो वो हट जाएगा या कंबाइन हो जाएगा। रेमेडियल एक्शन क्या है? VIF अगर 10 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे रिडंडेंट वेरिएबल को, हाई स्कोर को, या फिर कंबाइन कर देंगे कोरिलेटेड वेरिएबल्स को सिंगल कॉम्पोजिट इंडेक्स वेरिएबल में। दोनों के दोनों, कौन से दोनों के दोनों? हेट्रोसिडास्टिसिटी और मल्टीकोलिनियरिटी वो कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं और कर सकते हैं रिड्यूस, क्या? इफेक्टिवनेस ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। जो हेट्रोसिडास्टिसिटी होती है इन्फ्रेंस विद एस्टिमेशन of standard errors of the coefficient which may lead to misleading significance test। जो मल्टीकोलिनियरिटी होती है वो क्या कहते हैं? प्रिवेंट करती है असेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ईच प्रिडिक्टर
नॉलेज ऑफ दीज इश्यूज एंड देयर डिटेक्शन रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम रिलायबल डिसीजन मेकिंग कर सके और इंटरप्रिटेशन कर सके रिग्रेशन मॉडल का। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ टेक्सचुअल डाटा एनालिसिस। अभी हम प्रिडिक्टर मॉडल पे थे, अब हम आ गए टेक्सचुअल एनालिसिस पे, टेक्सचुअल मॉडल पे। ठीक है, जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट। हमें टेक्सचुअल एनालिसिस के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल इनपुट को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, क्लीन न्यूमेरिकल अरेज में, जो रेडी हो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के लिए। हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड को नहीं प्रोसेस कर सकते। तो क्रॉप प्रिपरेशन वर्कफ्लोज इन्वॉल्व 3 प्राइमरी कंपोनेंट, 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या? टेक्स्ट को प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। दिस इनिशियल स्टेप क्लीन्स रो डाटा को क्लीन करता है, कन्वर्ट करता है सारे कंटेक्ट करेक्टर्स को लो केस के अंदर, स्ट्राइप करता है, स्ट्राइप आउट न्यूमेरिक डिजिट्स, रिमूव करता है कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स को, फिल्टर आउट करता है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को, जैसे कि कैरी लिटिल यूनिक मीनिंग, जैसे एग्जाम्पल द, इज, एंड को नो एज स्टॉप वर्ड्स। उनको क्या कहते हैं? स्टॉप वर्ड्स कहते हैं, रोक दो, स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको यानी कि एक तरीके से प्री प्रोसेसिंग करता है, क्या? साफ वगैरह क्लीन करता है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाता है। उसका टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन क्या होता है? ये जो प्रोसेस होता है, क्या करता है ये जो प्रोसेस? ये प्रोसेस स्प्लिट द कंटिन्यूअस ब्लॉक्स टू ऑफ द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड टोकन्स। ये प्रोसेस क्या करेगा? डिवाइड करेगा टेक्स्ट को छोटे छोटे टोकन्स या यूनिट्स में, जिनको हम कहेंगे वर्ड्स, फ्रेजेस, अ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इम्प्लाइज कन्वर्टिंग टेक्स्ट। इसमें क्या होता है? टेक्स्ट को कन्वर्ट करते, ट्रांसलेट इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर्स। फाउंडेशनल मेथड क्या? बैग ऑफ वर्ड, BOW बोलते हैं इनको। ठीक है, बैग ऑफ वर्ड्स। काउंट ऑफ वर्ड्स भी होता है, COW मॉडल, विच काउंट्स वर्ड फ्रीक्वेंसी वाइल इग्नोरिंग द ग्रामर और सीक्वेंस। सीक्वेंस को या ग्रामर को इग्नोर करते हुए खाली वर्ड फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं, यानी मेन वर्ड्स को उठाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होते हैं आर देन स्ट्रक्चर्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, वेयर रो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट एंड कॉलम रिप्रेजेंट यूनिक टर्म। रो के अंदर क्या है? इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होता है, कॉलम के अंदर यूनिक टर्म होती है। मतलब एक तरीके से टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? कन्वर्ट करना टेक्स्ट को इन अ फॉर्म जो कि रेडी हो एनालाइज के लिए। फॉर इंस्टेंस जैसे कि फ्रीक्वेंसी, काउंट ऑफ वर्ड्स और बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन। अब मेथड, किस चीज़ के मेथड और टेक्निक ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस के हम कैसे करते हैं? सबसे पहले एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है? ऊपर भी आया था, टेक्स्ट माइनिंग एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल्स, नॉन ट्राइवल इनसाइट्स एंड नॉलेज पैटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल सोर्सेज। मतलब जो टेक्स्ट माइनिंग है ये क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ माइनिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की, उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट डाटा इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दैट कैन फर्दर बी एनालाइज, जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। आर एनवायरनमेंट में टेक्स्ट माइनिंग वर्कफ्लो सपोर्ट करती है रोबस्ट लाइब्रेरी जैसे TM, टाइडी टेक्स्ट, टोकनाइजर्स, ये सब। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग कॉमनली इंक्लूड्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन, वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालाइजिंग एंड ऑल्सो मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स जैसे कि टॉपिक मॉडलिंग, क्लस्टरिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनसाइट को ड्रॉ करना और डीपर जाना इनटू द कंटेंट, उसको समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद इसका वो क्या है? कोड विंडो क्या बनेगी? देखो, कोड विंडो बेसिक टेक्स्ट क्लीनिंग एंड टोकनाइजेशन ना इंस्टॉल करके पहले लाइब्रेरी में हम क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, लोड करेंगे टोकनाइजेशन, तो टोकनाइजर्स। ठीक है, उसका रो फीडबैक टेक्स्ट माइनिंग एनालाइज करेंगे, फैंटास्टिक, इट ट्रांसफॉर्म्स अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जैसे हमने ये लिखा लाइन, हमारी रो फीडबैक था ये। अब इसको हम क्लीन करेंगे, किसको? रो फीडबैक को हम क्लीन करना है। मैंने लिखा क्लीन टेक्स्ट। क्लीन टेक्स्ट क्या आएगा? हम वर्ड टोकन लगाएंगे, टोकनाइज वर्ड क्लीन टेक्स्ट को, उसका प्रिंट कर देंगे। देखो हमारे पास क्या आएगा? मेन वेंड आएगा। देखो, टेक्स्ट माइनिंग एनालिसिस इज फैंटास्टिक, ये एक आ गया। इट ट्रांसफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड रो डेटा, अलग अलग आ गया, टोकन में बना दिया उसने, इसने टोकन में बना दिया, अलग अलग कर दिया, इंडिविजुअली कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन में 3 होते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, मेथड एंड टेक्निक ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस आर 3। फर्स्ट इज टेक्स्ट माइनिंग, ठीक है, सेकंड इज कैटेगराइजेशन एंड थर्ड इज सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, जो टेक्स्ट माइनिंग होता है वो आपको फंडामेंटल टूल दे देता है ताकि आप क्लीन कर सको, एक्सट्रैक्ट कर सको फीचर फ्रॉम रॉ टेक्स्ट। कैटेगराइजेशन हेल्प करता है क्लासीफाई करने में टेक्स्ट को प्रीडिफाइंड कैटेगरीज में, और जो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है वो इंसाइट देता है इनटू द इमोशनल टोन ऑफ द टेक्स्ट, कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके इमोशंस एक्चुअली मान लो।
तो टेक्स्ट माइनिंग हमने कर लिया। अब हम कैटेगराइजेशन पे आते हैं। कैटेगराइजेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ऑटोमेटिकली असाइन अनलेबल टेक्स्ट, जो हमारे पास लेबल में नहीं है टेक्स्ट, असाइन उसको कर देता है क्या, ऑटोमेटिकली अनलेबल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, उसको पहले से जो हमने डिफाइन कर रखी है कैटेगरी उसमें दे देता है उसको, ठीक है। प्री डिफाइंड कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कंटेंट, जो उनका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, जैसे कि ऑटोमेटेड स्पैम फिल्टरिंग, अपने यहाँ पे फिल्टर कर देता है स्पैम्स को, मेल्स है, मैसेजेस है, उन सबको सपोर्ट करता है टिकट राउटिंग को। दिस अप्रोच यूजेस सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये क्या करता है अप्रोच, यूज करता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एमएल यूज करता है, एमएल, ठीक है, एमएल यूज करता है, मशीन लर्निंग यूज करता है। कॉमन एल्गोरिथम्स इंक्लूड नेव बेस विच कैलकुलेट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज यूजिंग बेस थ्योरम, बेस थ्योरम आपने पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर, बेस थ्योरम होती है 11th क्लास में 12th क्लास में। एल्गोरिथम्स जो बेस थ्योरम होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज लगाती है, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जो कैटेगराइजेशन है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, साइन करता है टेक्स्ट को इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज या लेबल्स में बेस्ड ऑन द कंटेंट। ये जो मेथड है अप्लाइड इनटू मेनी एप्लीकेशंस, जैसे कि ईमेल फिल्टरिंग, स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, बिजनेस केस, स्पोर्ट के, टेक के, सेंटीमेंट एनालिसिस, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। जो आइडिया है टू मैप अ गिव अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या देना, टू वन और मोर कैटेगरीज में दैट कैन बेस्ट रिप्रेजेंट द कंटेंट, जो भी कंटेंट जिसके भी बेसिस पे होगा उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद such models require label training data to learn how to classify new unseen data, उसको कैसे हम लेबल कर सकते हैं। मॉडल कैन प्रिडिक्ट द कैटेगरी ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द पैटर्न लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट वंस ट्रेन, एक बार ट्रेन कर दिया गया तो फिर हम ट्रेनिंग से उसको कर सकते हैं। इन आर वन कैन डू टेक्स्ट कैटेगराइजेशन बाय क्रिएटिंग अ डीटीएम, डीटीएम क्या है, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, डीटीएम को यूज करके। अब इसका कोड क्या है, देखो लाइब्रेरी टीएम पे गए, लाइब्रेरी हमने गए कंस्ट्रक्ट करना है हमें सैंपल डेटा सेट्स को, ट्रेनिंग टेक्स्ट, ग्रेट प्रोडक्ट, लव इट, टेरिबल सर्विस, बैड एक्सपीरियंस, हमारा वो है फीडबैक है। अब डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड, लेबल्स आगे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट करा हमने टीटीएम में, तो क्या आएगा, कॉर्पस वेक्टर, देखो हमारे पास सीधा क्या आ रहा है, क्लासीफायर मैट्रिक्स, अनसीन कमेंट, ट्रूली फैंटास्टिक प्रोडक्ट, अनसीन क्या है, ट्रूली फैंटास्टिक प्रोडक्ट, बाकी सब देख रखे होंगे उसने, ठीक है। तो हम रन करेंगे प्रिडिक्ट क्लास मॉडल, प्रिडिक्ट हमने किया तो प्रिडिक्ट सेंटीमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, कौन सा, ट्रूली फैंटास्टिक प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, इसने बता दिया, ठीक है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, जो हमारे पास न्यू आया है, अनसीन आया है वो। उसके बाद सेंटीमेंट एनालिसिस, कि सेंटीमेंट को हम कैसे एनालाइज करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट होता है इमोशनल टोन का, अंडरलाइंग अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट इमोशनल टोन अंडरलाइंग अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करता है पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल में, हेल्पिंग बिजनेस मॉनिटर ब्रांड हेल्थ, कैसा हेल्थ होगा उसको, मतलब अच्छा है, ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, बेकार चल रहा है, एनालाइज कस्टमर फीडबैक एट स्केल। दो प्राइमरी अप्रोचेस होते हैं, लेक्सिकॉन बेस्ड मेथड, एक होता है लेक्सिकॉन बेस्ड मेथड, एक होता है मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है। इसमें क्या है, देखो मशीन लेक्सिकॉन में क्या है, क्रॉस रेफरेंस लगता है टेक्स्ट टोकन्स का अगेंस्ट द प्री बिल्ट इमोशनल डिक्शनरीज, जैसे कि AFINN, बेंच और NRCC दैट असाइन स्पेसिफिक इमोशनल और बैलेंस स्कोर्स टू इंडिविजुअल वर्ड्स। क्या है ये, क्रॉस रेफरेंस टेक्स्ट टोकन्स है अगेंस्ट प्री बिल्ट इमोशनल डिक्शनरीज, जैसे कि AFINN, बेंच, NRCC, ये असाइन करते हैं स्पेसिफिक इमोशनल बैलेंस स्कोर को इंडिविजुअल वर्ड्स के अंदर। ये जो अप्रोच है इसमें कोई भी हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती डाटा को, बट कैन स्ट्रगल विद कॉन्टेक्स्ट एंड सरकाज, कोई अगर सरकाज में मैं बोल रहा हूँ, कोई अगर किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ उसमें थोड़ी सी हमें स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ेगी, वैसे कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वर्ड्स विद इन द टेक्स्ट आर मैच्ड अप अगेंस्ट द डिक्शनरी एंड द सेंटीमेंट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और जो मशीन लर्निंग अप्रोच है वो क्या है, इसके अंदर ट्रेनिंग आ जाता है कि ट्रेन करना पड़ता है, प्री डिफाइंड लेबल टेक्स्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होता है, हाउ सेंटीमेंट इज एक्सप्रेस, ठीक है। इसको एडवांस भी कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व कर ट्रेनिंग द मॉडल ऑन द लेबल टेक्स्ट डाटा वेयर इन द सेंटीमेंट इज नोन इन एडवांस एंड देन अप्लाइज दैट मॉडल टू क्लासीफाई न्यू टेक्स्ट टेक्निक, जैसे वही नेव बेस बताया, बेस थ्योरम लगती है वो लगती है। आर प्रोवाइड लाइब्रेरीज, ठीक है, उसके अंदर लाइब्रेरीज होती है। सैम्पल कोड पे आते हैं, सैम्पल कोड क्या आएगा इसका,
लेक्सिकॉन ले लिया पहले इसने, लेक्सिकॉन में लाइब्रेरी लिया हमने, फिर उसके लाइब्रेरी का नेम लिखा, फिर डिफाइन करेंगे, जैसे लिखा आई लव दिस अमेजिंग स्मार्टफोन बट द बैटरी लाइफ इज टेरेबल। ये है लेक्सिकॉन में, क्या था, हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चरेशन एनआरसी सेंटीमेंट अक्रॉस द मल्टीपल, सेंटीमेंट क्या है, गेट्स कस्टमर रिव्यू है, प्रिंट करेंगे सेंटीमेंट स्कोर को, देखो क्या आया, एंगर एंटिसिपेशन डिस्गस्ट फियर जॉय सैडनेस सरप्राइज ट्रस्ट, नेगेटिव पॉजिटिव में 101012 क्या है, ये सब हमें सेंटीमेंट के स्कोर दे रखे हैं। ठीक है, 0 इज योर व्हाट, नेगेटिव, 1 इज योर मीडियम, मतलब न्यूट्रल वाला जो है। ठीक है, तो ऐसे लगते हैं। अब समरी पे आ जाता है, दिस इज एकेडमिक लेसन कंबाइंस न्यूमेरिक प्रेडिक्टिंग मॉडलिंग विद इन नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट डायग्नोस्टिक, हम उस पे करते हैं। रिग्रेशन मॉडलिंग प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू इवैल्यूएट द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंटीन्यूअस वेरिएबल्स यूजिंग डायग्नोस्टिक मेट्रिक लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ा, प्रेडिक्शन के बारे में हमने पढ़ा, वीआईएफ फैक्टर पढ़ा हमने, इंश्योर करता है मॉडल रिलायबिलिटी। मीनवाइल जो टेक्सचुअल एनालिसिस है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, ट्रांसफॉर्मिंग रो टेक्स्ट इनटू एक्शनेबल बिजनेस इंटेलिजेंस थ्रू द processing, categorization and sentiment extraction. ठीक है, now we will move on to the question and answers. What type of regression model uses exactly one independent, one के लिए क्या था, simple linear, more होता था multi। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये जो मॉडल है क्या है, इट मॉडल द लीनियर कनेक्शन बिटवीन द वन सिंगल प्रिडिक्टर, यानी कि वही आपका क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वाला, और एक कंटिन्यूअस टारगेट अवेलेबल, जो टारगेट क्या होगा, डिपेंडेंट, target is a dependent, predictor is your independent one. What interval is used to estimate the range within the true value of the mean parameters, तो confidential, true जिसमें आता है, range होता है, estimate करते हैं confidence interval। ठीक है, प्रेडिक्शन इंटरवल नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इट डिफाइंस द बाउंड ऑफ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, किसके बेसिस पे, मीन रिस्पांस एट द गिवन लेवल ऑफ एक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिकल कंडीशंस में वेरिएंस आ जाता है एरर का, एरर का वेरिएंस यानी हेटेरोसेडास्टिसिटी। दिस वायलेशन ऑफ ओएलएस फ्रेमवर्क मींस स्प्रेड ऑफ रेसिडुअल्स, रेसिडुअल स्प्रेड कर जाते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते हैं अक्रॉस लेवल्स ऑफ प्रेडिक्टर्स। उसके बाद टर्म ऑफ रिलेशनशिप मैट्रिक्स बिटवीन प्रेडिक्टर्स एंड आउटकम्स एंड रिग्रेशन, आउटकम्स में और जो हमारा प्रेडिक्टर इंडिपेंडेंट वाला उसके अंदर रिलेशन ढूंढना है, तो वो उसका कोएफिशिएंट, जिसको हम रिग्रेशन पैरामीटर भी कहते हैं, रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिग्रेशन, जिसके अंदर हाइयर लीनियर कोरिलेशन है तो मल्टीकोलिनियरिटी आ जाता है। दिस प्रॉब्लम कॉजेज इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड एरर ज्यादा दिखाते हैं, डिस्टेबलाइज मॉडल पैरामीटर एस्टिमेट्स। उसके बाद क्या है, क्लासिफाई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, तो वो कैटेगराइजेशन होता है, सुपरवाइज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जैसे कि बेस थ्योरम, नेव बेस टू सॉर्ट डॉक्यूमेंट्स इनटू प्रेजेंट बकेट्स। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल हेल्प्स टू इमोशनल टोन के लिए सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं, मेजर्स द इमोशनल ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग डिक्शनरी, लेक्सिकॉन्स और मशीन लर्निंग। उसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस के बाद वर्ड एनालाइज मेथड ब्रेक्स डाउन टेक्स्ट इनटू मीनिंगफुल एलिमेंट्स, मीनिंगफुल एलिमेंट्स में कौन करता है, टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग से हम मीनिंगफुल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड में, मीनिंगफुल इंसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट में आपके क्वेश्चन है, उसमें क्या है, बोथ इंटरवल्स क्वांटिफाई सॉरी एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रेडिक्शन, पीआई में और सीआई में हमें डिफरेंस बताना है। तो जो दोनों है वो क्वांटिफाई करते हैं स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी को, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल टारगेट ऑफ एस्टिमेशन एंड बिट, टारगेट ऑफ एस्टिमेशन यानी कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो रेंज करते हैं कंटेनिंग द ट्रू पॉपुलेशन मीन, है ना, उसके अंदर मीन रिस्पॉन्स आता है। और प्रेडिक्शन के अंदर क्या है, सिंगल स्पेसिफिक फ्यूचर ऑब्जर्वेशन विल फोरकास्ट करता है कि कहाँ पर जो सिंगल स्पेसिफिक फ्यूचर ऑब्जर्वेशन है वो गिरेगा। सोर्स ऑफ वेरिएंस, द कॉन्फिडेंस इंटरवल अकाउंट्स ओनली टू सैम्पलिंग एरर इन्वॉल्व, जो सैम्पलिंग एरर इन्वॉल्व हुई है उसके बारे में देखते हैं, एस्टिमेट मॉडल कोएफिशिएंट। लेकिन जो प्रेडिक्शन इंटरवल है उसके अंदर दोनों चीजें आती है, कोएफिशिएंट एस्टिमेशन एरर और रैंडम एरर, कोएफिशिएंट एस्टिमेशन भी देखता है और रैंडम एरर को भी देखता है। वो खाली किसको देखता है, सैम्पलिंग एरर। उसके बाद है वेट, बिकॉज इट इंक्लूड्स एडिशनल एरर टर्म, क्योंकि उसके अंदर एडिशनल एरर टर्म है प्रेडिक्शन इंटरवल में, है ना, तो इसलिए प्रेडिक्शन इंटरवल हमेशा वाइडर होता है, और जो वो होता है कॉन्फिडेंस लेवल वो क्या होता है, छोटा होता है, फॉर द सेम डेटा सिग्निफिकेंट लेवल, सेम डेटा एंड सेम सिग्निफिकेंस लेवल। उसके बाद कैसे मल्टीकुलिनरिटी अफेक्ट करती है रिजल्ट्स को, मल्टीपल
लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो मल्टी कोलिनियरिटी इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी बाय मेकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर देता है एक दूसरे से, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं ऑफ द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट. लार्जर स्टैंडर्ड एरर्स लोअर्स द कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकल ऑफन मेकिंग ट्रूली इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स अपीयर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, जो इनसिग्निफिकेंट अपीयर कर देता है किसको? जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी. कोफिशिएंट एस्टिमेट्स बिकम हाईली अनस्टेबल, जो एस्टिमेट्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं. मीनिंग माइनर चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस भी ट्रेनिंग डाटा को कोस करते हैं, ड्रास्टिक शिफ्ट कर देते हैं, साइन को रिवर्स कर देते हैं. अब इसके लिए हमें VIF को यूज़ करना चाहिए, वेरियांस इन्फ्लेशन फैक्टर को, जो कि 5 से ऊपर होता है तो वो मॉडरेट होता है 5 तक. ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो वार्निंग होता है, अलार्मिंग होता है, सिग्निफाइज फेवर मल्टी कॉलिनियरिटी दैट रिक्वायर्स करेक्टिव एक्शन, जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं वेरिएबल को. उसके बाद आपकी रियल वर्ल्ड कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी. ठीक है, दिस इज योर केस स्टडी. आपको सिनेरियो दे रखा है, प्रॉब्लम दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. दिस इज योर होमवर्क. इफ डाउट, एनी प्रॉब्लम और डाउट, यू कैन कमेंट मी डाउन. आंसर्स आपको दिख तो जाएंगे ही वैसे, बट स्टिल यू शुड ट्राई योरसेल्फ. उसके बाद हाई यील्ड और आपके MCQs है. विच आर फंक्शन इज यूज्ड फॉर मल्टीपल लीनियर. मल्टीपल लीनियर के लिए कौन सा होता है? LM. उल्टा होता है, ML होना चाहिए, पर ML नहीं होता है, LM होता है. LM इज योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए. इफ डेटा लिस्ट लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग में ट्रांसफॉर्म कौन सा होता है? हेटेरोस्क्लेरोसिटी. डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन जो कि इशू करता है मोस्ट लाइकली ट्राइंग टू करेक्ट, और यही लॉग से याद रखना, हेटेरोस्क्लेरोसिटी. उसके बाद वेरिएंस, VIF के लिए क्या था? मल्टीकोलिनियरिटी. Which textual analysis concept describes a structure where rows represent documents and columns? डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स. ठीक है, ये एक ही मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसमें रो और कॉलम था. फिनिश योर चैप्टर इज फिनिश्ड. योर डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट इज फिनिश्ड. फाइनली बिजनेस एनालिटिक्स जो था आपका वो फिनिश हो गया सब्जेक्ट विद ऑल द यूनिट 1 to 5, इन विच यानी कि लेसन 1 to 6 कंप्लीट. थैंक यू.